हाय, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप सोशल साइंस से रिलेटेड ये वीडियोस है जिसमें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप सोशल साइंस में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस 60 नंबर का होता है और इससे आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप इस पर अच्छा नंबर क्वालिफाई करते हैं, जिससे कि आपको सीटेट क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। इसमें मेन मेन पॉइंट को लिया गया है जो कि आपको कम टाइम में अच्छा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और तो उसे लाइक से सब्सक्राइब करिए जाके, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ये सेट लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने इसका बाकी का क्वेश्चंस किया है। 2016 का फरवरी का ये सेट है, पेपर 2 सोशल साइंस। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन आज हम करेंगे, उसका रेस्ट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने इसका 30 से 56, 31 से 56 का क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। और अभी हम इसका 57 टू 60 करेंगे। ठीक है, सॉरी 90 करेंगे। अगर ये मेरा सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, और बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित एक और दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है ऑप्शन, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। ठीक है। सेकेंड है कि शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो ये सेकंड ऑप्शन क्या है, जेंडर वाइज, जेंडर शो कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता, क्योंकि इसमें लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग बातें बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जेंडर वाइज हो गया और जेंडर रूढ़िबद्धता हो गया, स्टीरियोटाइप। ठीक। और ये फर्स्ट ऑप्शन जो है, शिक्षक सभी शिक्षार्थी, इसमें लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है इसका। तो इसमें देख लीजिए कहाँ केवल एक है। तो ऑप्शन वन में दो है, फिर ऑप्शन दो में भी एक दोनों है, और थर्ड में आपका एक दोनों नहीं है, फिर फोर्थ में सिर्फ केवल एक है, तो सिर्फ एक होगा। ठीक है। 58 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, या सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। थर्ड है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। फोर्थ, या पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन सबसे अच्छा आंसर यही लग रहा है, थर्ड का, कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्लास डायरेक्ट 8 या 9 को पढ़ लेते हैं। क्या है, आपका सिलेबस देखिएगा, क्लास 6 7 8 क्या है, थोड़ा थोड़ा करके है। तो क्या है, हम लोग क्रमबद्ध तरीके से इसको अर्जित करते हैं ज्ञान को। ठीक है, क्योंकि सिविक्स तो आपका सब में होता है, 6 8 9 10 सब में होता है, मगर क्या है, सबका सिलेबस कम कम होता है, इसे हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। 59 है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? ठीक है, पहला समय रेखा आरेख, दूसरा प्रवाह आरेख, थर्ड है दंड आरेख और चौथा चक्र आरेख। तो चक्र आरेख इसका सही आंसर होगा, कि हम उसको सब चक्र के हिसाब से सारे पॉइंट्स को नियोजित कर ढंग से अच्छे से उसको दर्शाए और इसको अच्छे से पेश कर। तो इसका आंसर होगा चक्र आरेख। 60 क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो यह एक आनंदमयी मूल्यांकन का तरीका है। थर्ड सेकंड है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। थर्ड है, यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। फोर्थ, यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। तो ये क्या होगा इसका, यह अवधारणाओं को एक व्यक्तिगत प्रस्तुति करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसका आंसर ये सही होगा। 61 है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? पहला, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के
अवशिष्ट अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। दूसरा है एक पुस्तक में उल्लेखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। थर्ड है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना। फोर्थ है एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार लेना यानी कि इंटरव्यू। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा कि मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा, क्योंकि वो लोग मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा कित मौसम के अवशेषित आंकड़ों, क्योंकि जो मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं वो उनको बहुत नॉलेज होता है, वो इसी काम को देखते हैं। तो उनके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित करे जाएंगे उसकी क्या है आरेखीय निरूपण बनाया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। 62 है एक शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ मापदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? तो पहला है स्व आकलन, सेकेंड है संकलनात्मक आकलन, थर्ड है रचनात्मक आकलन, फोर्थ है समकक्षी आकलन। तो क्या बात किया गया है इस क्वेश्चन में कि एक शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ मापदंड देते हैं। ठीक है, कुछ वो मापदंड देते हैं कि ये करना है उन्हें, और कहते हैं कि उन पर आधारित परियोजनाओं का आकलन करें, और उन पर जो अपनी जो योजना पर आधारित परियोजना का आकलन करें। तो उन्हें क्या किया जा रहा है, मापदंड अभी विद्यार्थी खुद से कर रहे हैं ना, जिसका क्या मतलब होगा, इसका पहला आंसर होगा स्व आकलन। ठीक है, क्योंकि वो खुद से आकलन करे तो क्या होगा स्व आकलन। उसी तरह 63 क्वेश्चन क्या कहता है, 63 है नागरिक शास्त्र की नियमावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? ए सामाजिक और राजनीतिक जीवन, 2 अर्थशास्त्र, थर्ड भूगोल, फोर्थ इतिहास। तो क्या बदलाव दिया है नागरिक शास्त्र के शब्द नामवाली में? सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, यह सही आंसर होगा। 64 है निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। ठीक है, तो ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सेकेंड है समानता, थर्ड है सहयोग, फोर्थ है प्रतियोगितात्मक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पे हम किसे मूल्य सबसे कम देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो सही है, इसमें नहीं पूछा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे कम बल देंगे। फिर समानता इक्वालिटी भी ठीक है, सहयोग कोऑपरेटिव ये भी सही है। तो फोर्थ क्या है कंपटीशन, इसे हम महत्व नहीं देंगे, सबसे कम महत्व देंगे। ठीक है, बाकी इसको तो हम देंगे मगर इसको कम देंगे। तो इसका आंसर फोर्थ सही होगा 64 का। 65 है शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है परियोजना का आकलन, सेकेंड पाठ के अंत में आकलन, फोर्थ थर्ड सत्र के समाप्त होने पर आकलन, चौथा है कक्षा के दौरान आकलन। तो इसमें क्या है कि जब सत्र चल रहा हो तो उसके समाप्त होने पे आकलन होना चाहिए, नहीं कक्षा के दौरान आकलन करना चाहिए, नहीं अंत में या परियोजना के। जब सत्र समाप्त हो जाता है सेशन, उसके बाद आपका आकलन करना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड सही होगा कि सत्र के समाप्त होने पर आकलन। 66 है मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 8 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित है? ठीक है, इसका सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो आप लद्दाख कहेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो पहला है प्रतीक अध्ययन विधि, सेकेंड है क्षेत्रीय विधि, थर्ड है कार्यशाला विधि, फोर्थ है सर्वेक्षण विधि। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रतीक अध्ययन विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे लद्दाख ठंडा रेगिस्तान पढ़ाने के लिए। ठीक है, 67 है उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्य और इतिहास लेख को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? ए समस्या समाधान विधि, 2 स्रोत विधि, थर्ड है मानचित्र विधि, फोर्थ है परियोजना विधि। तो हम लोग क्या करेंगे स्रोत विधि का प्रयोग करेंगे, विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्यों को जो लेखा जोखा जो पहले के टाइम पे जो रखा गया है तो उन्हें हम स्रोत विधि कहते थे, इतिहासकारों ने स्रोत विधि कहते थे, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, 68 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 को संतुष्टि के अनुसार
बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा रहना चाहिए? मुख्य धारा के विचार, सेकेंड है विद्यालय की आधारभूत संरचना, थर्ड है वार्षिक परीक्षा, फोर्थ है विद्यालय का बाह्य वातावरण। तो इसमें जो एनसीएफ कहता है 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, वो क्या कहता है, विद्यालय का बाहरी का वातावरण को जोड़ना चाहिए स्कूल के साथ, ताकि बच्चा क्या है वो अच्छे से पढ़े और अपने आप को अपने आप को कि वो जैसा कि वातावरण से संबंधित अगर बताएंगे तो उससे वो ज्यादा दिलचस्पी लेगा पढ़ने में और वो स्कूल भी आने के लिए तत्पर रहेगा। 69 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब और तापमान। तो विकास को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से कैसे दर्शाया जाए? तो वर्षा के द्वारा। ठीक है। 70 है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समक्ष को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। ठीक है। तो पहला है मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों में परिचित कराना, थर्ड है वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत करना, फोर्थ है कि आदर्श स्थिति को दर्शाना। तो इसमें सही आंसर सबसे अच्छा इसमें ये लग रहा है, थर्ड है कि वास्तविक स्थितियों के साथ, जो हमारे वास्तविक स्थिति है उसके साथ आदर्श स्थिति के उदाहरण को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा थर्ड। 71 है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसमें लिखी है? ए पाली, दो संस्कृत, थर्ड है प्राकृत, फोर्थ है हिंदी। तो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक। 72 है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? पहला है सांची, दूसरा है थोलाकोंडा, थर्ड है बोध गया, एक सारनाथ। तो ये मैंने अपने चैप्टर को जब मैंने डील किया है, पढ़ाया डिटेल्स में, तो नोट्स के तौर के रूप में आपके पास होगा। इसमें बहुत ही अच्छा डिटेल्स में पढ़ाया गया कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पे अपना उपदेश दिया और उनके बारे में उनके टॉपिक बहुत अच्छा से क्वेश्चन डिस्कशन अगर नहीं देखे बेटो तो देख लीजिएगा। तो उनका ये आंसर क्या होगा? सारनाथ होगा। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जो कि गया में है। ठीक है। 73 है, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदर कहा गया है? ठीक है। संगम कविताओं में। ठीक है। तो पहला है पाल, चोल, पांड्या, दूसरा चोल, चेर, पांड्या, थर्ड है चेर, पाल, राष्ट्रकूट, फोर्थ है चोल, राष्ट्रकूट और पांड्य। तो इसका आंसर सेकंड होगा कि चोल, चेर और पांड्य थे जिन्होंने संगम कविताओं में तीन राजवंशों को मुंदेयार कहा गया। ठीक है। 74 है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ठीक है। पहला चौल, दूसरा कुषाण, थर्ड है पांड्य और फोर्थ है मौर्य। तो इन्हें मौर्य के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है। 75 विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया है? रामानुज, बसवाना, अल्लभा प्रभु और शंकर। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा कि रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को विचाराधीन में प्रस्तुत किया। ठीक है। 76 से अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशु और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। थर्ड पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। फोर्थ खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही होगा कि ऐतिहासिक पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों को रखा जाता है अभिलेखागार में। तो ये हमेशा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो आराम से अच्छे से एक दो बार वीडियो अच्छे से देखिएगा। एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि सोशल साइंस में सेटेड का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ से दे दे। तो जितना अच्छा है आप उतना प्रैक्टिस सेट बनाइए और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है। 77 है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक, विट्ठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा है या सभी प्रकार के कर्म कांड का विरोधी था या पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। थर्ड है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में
ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। फोर्थ है, यह नामदेव और उनके साधुओं द्वारा शुरू किया गया। तो क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के सदर में क्या है कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो विचार थे उसके विरुद्ध तर्क दिया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले नारियों को वेद पढ़ने का नहीं था अधिकार, वे वेद नहीं पढ़ सकते थे, नहीं सुन सकते थे, अनुष्ठानों से दूर रखा जाता था। तो उन्होंने क्या है विरुद्ध उनके विरुद्ध विचार दिया। ये 78 है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय से बंदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी को तो देखते हैं। बंदगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और उन पर निर्भर नहीं हो सकते थे। इसका आंसर एक से सही है, पहला आंसर जो सही है और दूसरा क्या है गलत है। ठीक है, पहला सही है जो कि ये है कि बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है, 79 है, इन नाविकों में से किसने भारत की समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अंटार्कटिक महासागर को पार किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस, फाजियान, जुयून यग और वास्को डी गामा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस वास्को डी गामा जो उन्होंने समुद्री रास्ता का किया था, यूरोप के जो थे व्यापारी उन्होंने आया था। ठीक है, प्रस्थान किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। 80 का नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों से मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? तो पहला है चेर, दूसरा पांड्या, तीसरा कुषाण, तो चौथा चोल। तो इसका आंसर चेर होगा। चेर ने मलयालम भाषा लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। ठीक है, राजवंशों में वर्ष 1906 में हुए सोग्राम संगम के विद्रोह का कारण था गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेज तोहफे के भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। सेकंड है असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। थर्ड है नील के बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया। फोर्थ है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। तो इसका सेकंड आंसर है कि असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध करना था। ठीक है, 81 का सेकंड होगा। 82 है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी पहली अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया क्योंकि इस आयोग में अंग्रेज की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी। इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी, इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो इसका फोर्थ आंसर है कि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का 1927 में। ये है तो आपका जोड़ा लगाना सही, जैसे कि ब्रह्मा समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकिशन मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। तो किसी ने इसको प्रतिनिधित्व किया, उसका आंसर लगाना है। जैसे कि ब्रह्मा समाज का जो है उसका आंदोलन कार्य संगठन, जैसे कि उसका केशव चंद्र सेन है। फिर युवा बंगाल संगठन, इसका हेनरी लुइस विलियम डिजोरियो डी रोजियो है। फिर रामकिशन मिशन, इसका स्वामी विवेकानंद है। थर्ड है अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा कि एक का केशव चंद्र, फिर युवा का हो गया आपका हेनरी लुइस, फिर रामकिशन मिशन का स्वामी विवेकानंद और फोर्थ अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर हो गया 83 का। 84 है, वायु वायोविद गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे?
तो इससे पता चल ही रहा है साउथ और सब सारा उन्हीं उधर ही का नाम है, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है। भूख हड़ताल किए थे वायुद गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1952 में भूख हड़ताल की गई थी और ये आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है। 85 वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती इनमें से कौन थे? ए मौलाना आजाद, दो सैयद अहमद खां, थर्ड है बाजी मोहम्मद, फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर मौलाना आजाद थे। उन्होंने वहादत ए दिन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे, मौलाना आजाद। ठीक है। 86 से भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश क्या है? ए मकर रेखा, दो कर्क रेखा, ए थर्ड है आर्टिक वृत्त, फोर्थ है भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर कर्क रेखा होगा। ठीक है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला कौन सा रेखा? कर्क रेखा। एग्जाम में आते हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। 87 निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? देशांतरों के मध्य की दूरी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ऐसे उनको लगता है 24 आवर्स, वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों की ओर अक्ष पर घूमते हैं। तो इसका आंसर सेकंड होगा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में उसे पूरा दिन भर का समय यानी कि 24 आवर्स लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सही होगा। 88 भी आते हैं। सही जोड़े लगाइए, बनाइए। ठीक है। तो वनस्पति के प्रकार, पौधे की प्रजातियां है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ क्या पाई जाती है? तो वहाँ मोहगनी वन पाया जाता है। ठीक है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन यहाँ आपका सॉरी सॉरी उष्णकटिबंधीय का आपका, हाँ ठीक तो है। फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन आप यहाँ पर आपका साल पाया जाता है। फिर थर्ड है कंटीली झाड़ियाँ, इसके लिए आपका सेकेंड ऑप्शन होगा बबुल। या फिर मैंग्रोव वन जो सुंदरी में है, जिसे सुंदर वन भी कहते हैं। ये एग्जाम में हमेशा आता है। उष्णकटिबंधीय का ये जोड़ा लगाइए। फिर एक और आपका ये जो क्वेश्चन था आपका 88 नहीं सॉरी 83, ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। एक दो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। 88 का फोर्थ हो गया। फिर ये भी आता है क्वेश्चन, ये तो हमको लगता है पिछले एग्जाम में पूछा गया है। मैत्री दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका, दूसरा अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये अंटार्कटिका पर है और ये हमेशा आता है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। 90 है 90। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए उष्ण गर्म जो है महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, ये सही लग रहा है। फिर है शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। तो इसका एक सही है, दो गलत है, क्योंकि जो उस महासागरीय धाराएं होती है वो भूमध्य रेखा की ओर निकट उत्पन्न होती है और ये क्या है? ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। तो ये सही है और जो सेकंड ऑप्शन है इसका वो गलत है। ठीक है। तो ये है रहा आज का आपका बाकी का क्वेश्चन है। इसमें मेरे ख्याल से 30-32 क्वेश्चन हुए होंगे आज। बाकी का जो 1 से लेके 31 से लेके 56 तक दूसरे वीडियो में है, तो देख लीजिएगा। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है और बहुत ही हेल्पफुल है सीटेट एग्जाम में। जितना क्वेश्चन सेट आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेनिफिट है। और ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है और जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।